Assalamu alaikum viewers and welcome back to our YouTube channel The Fluent Forum. This is Sir Noor. I am here once again to teach you a new topic and a very interesting topic today. आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लाए हैं। बहुत ज़्यादा मसले होते हैं स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में, लेकिन अब से नो मोर प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स सॉल्व। आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे आसान टॉपिक, और सबसे ये कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। आसान उनके लिए है जो ये वीडियो देखेंगे, और मुश्किल उनके लिए है जो सर पे सवार करके बैठ रहे होते हैं कि नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा अदर प्रॉब्लम से। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, वर्ब। आज हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब के आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे, आपको समझ आए होंगे, कुछ समझ नहीं आए होंगे, लेकिन आज का ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए, डिफ़ाइन हमने कुछ यूँ किया है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जिसमें एक एक्शन होगा, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। एक वर्ब एक सेंटेंस में या वो स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर काम करेगा, या एक ऑकरेंस के तौर पर काम करेगा, या वो एक एक्शन के तौर पर काम करेगा। सो सर एक्शन तो पता है, काम को कहते हैं, ये ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होते हैं। तो इसलिए तो वर्ब पढ़ा रहा हूँ कि कुछ नया सीखने को मिले। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप देखें बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब हमने समझ लिया, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं। वर्ब के मैंने तीन टाइप्स, एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन होता है कोई भी जब आप मूव करते हो, आपकी फिजिकल बॉडी मूव करती है, लाइक यू आर गोइंग देयर, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप देख रहे हो, ये सारे एक्शन से, ये आप फिजिकली एक्शन कर रहे हो। और कुछ इसे हम कहते हैं एक्शन जो हम कर रहे हैं, जैसे एक पंखा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो देख रहे हैं। सो ये हमारे पास ये एक्शन होता है। और ऑकरेंस और एक्शन में फ़र्क इतना नहीं है, लेकिन ऑकरेंस जो बड़े एक रेंज पर काम हो रहे हो, जिस तरह मतलब ऑकरेंस वो काम जो कभी हम करते नहीं हैं, खुद से हो जाते हैं। जिस तरह अर्थक्वेक का आ जाना, वो हम नहीं करते, वो खुद से हो जाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट करना कोई करना नहीं चाहता, वो हो जाते। जिस तरह बारिश का वो हो जाती है। सो ये सारे ऑकरेंस है। अब स्टेट ऑफ बीइंग वो काम, वो वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होगा लेकिन होगा वर्ब। अब तक आपने पढ़ा था कि वर्ब सिर्फ एक्शन को कहते हैं। आज पढ़ेंगे कि एक्शन के बगैर भी हम वर्ब पढ़ सकते हैं, और वर्ब होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे नहीं होता, कहाँ होता है। देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में देखिए, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ पर ये जो सिंग्स है ना, सिंग्स ये वर्ब है, ही सिंग्स ए सॉन्ग। आपको पता चल गया होगा ये एक्शन वर्ब है, एक बंदा ये काम कर रहा है। दूसरा देखिए, दे कुक्ड डिनर टुगेदर। अब ये भी इन्होंने वर्ब यूज़ किया, एक्शन वर्ब है दोनों। एक्शन और ऑकरेंस दोनों तकरीबन सेम होते, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन फ़र्क सिर्फ होता है कि जो हम कर रहे हैं वो एक्शन है, और जो हो रहे हैं वो हमारे पास ऑकरेंस है। अब नेक्स्ट, वी आर ब्रदर्स। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में वर्ब है, लेकिन क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। वो ऐसा वर्ब है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसे हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। और है वर्ब याद रखिएगा, लेकिन नॉन एक्शन है। आगे जाके समझेंगे कि क्यों नॉन एक्शन होता है, नॉन एक्शन होता क्या है असल में, ये सारा हम आगे जाके इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, देखो मैं आपको फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब तो हमें समझ आया है कि वर्ब होता क्या है, वर्ब मीन्स एक्शन। लेकिन यहाँ देखिए सर आपने यूज़ किया है सिंग्स, यहाँ आपने यूज़ किया है कुक्ड। इस सिंग्स का मैंने सिंग भी सुना है, तो सर ये क्या चक्कर है। इसका मैंने सेंग भी सुना है, इसका मैंने संग भी सुना है। तो सर ये क्या चक्कर है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये। एक वर्ब पे सिंग तो बस सिंग है ना, ये सिंग्स क्यों है, संग क्यों है, सेंग क्यों है, सिंगिंग क्यों है, क्यों इस तरह होता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हर
लास्ट टाइम पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए ये मालूम करते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है। सो यहाँ पर देखिए, आपको मैं वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा रहा हूँ, फॉर्म ऑफ वर्ब्स कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं और कहाँ पर कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अ वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। एक वर्ब के हमारे पास टोटल मिला के 5 फॉर्म्स होंगे। कैसे होंगे? लेकिन स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग फोर्थ फॉर्म और स्पीक्स फिफ्थ फॉर्म। और हर जगह अलग अलग फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज़ किए थे और पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया था। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वर्ब की स्पीकिंग मतलब फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म इस्तेमाल की थी। तो हर फॉर्म का अलग एक प्लेस है जहां हम उनको प्लेस कर सकते हैं, हम उनको लगा सकते हैं। अब गलत जगह पर आप गलत वर्ब को लगा नहीं सकते हो। अब वर्ब की कुछ लोग कहते हैं 3 फॉर्म्स है, कुछ कहते हैं 5 है। तो सर ये मामला क्या है कि कितने फॉर्म्स हम सीखे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये तो बने बनाए आते हैं, ये 3 फॉर्म बने बनाए आते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है इनका बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओ तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। अगर वर्ब की एंड में सिंगल ही आ रहा है, जिस तरह क्रिएट, तो क्रिएट में आखिर देखिए यहाँ पर अब क्रिएट है, इसमें ई आ रहा है तो ई को हटाकर ING लगाओ। अगर कोई ई नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट ING फॉर्म लगा सकते हो। कुछ आखिर वाले लेटर डबल भी होते हैं, इंशाल्लाह इसमें हम बात करेंगे बहुत जल्दी। अब हमने समझना ये है कि फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी। तो फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES का इजाफा करना होता है। S कहाँ लगता है और ES कहाँ लगता है, IES कहाँ लगता है, यहाँ ज़रा देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि SES, सबसे पहले ES आपने तब लगाना है, तब आपने ES लगाना है जब आपका वर्ब डबल S मतलब S या डबल S पे ख़त्म होता हो, आपका वर्ब CH पे ख़त्म होता हो, आपका वर्ब SH पे ख़त्म होता हो, आपका वर्ब O या Z पे ख़त्म होता हो, तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगाना है ताकि वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाए। एग्जाम्पल देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, गैस, GUESS, गैस, गैसेस, वॉच, वॉचेस, ब्रुश, ब्रुशेस, ब्रुश का मतलब बेहतर करना। अब गो, गोज और बज, बजेस, ये सारे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगाकर हमने फिफ्थ फॉर्म लगाना शुरू कर दिया। अब हमने जो दूसरा पढ़ा था कि सर IES भी लगता है, तो IES तब लगेगा जब आपका कोई वर्ब Y पे ख़त्म होता हो और Y से पहले कोई वॉवल ना हो, तब आपने Y को हटाकर IES लगाना है। जिस तरह क्राई, CRY, Y को हटाकर, Y से पहले R है, R वॉवल नहीं है तो Y को हटाकर IES लगाएंगे, क्राइज बन जाएगा, क्राइज। अच्छा, रिप्लाई, REPLY, Y से पहले L है तो उसी Y को आपने हटाकर IES लगा देना है। सिंपली आपका फिफ्थ फॉर्म आपकी वर्ब की बन जाएगी। और इन दोनों फॉर्म्स के अलावा कहीं भी कोई भी आपके पास वर्ब हो, मतलब एक तो ये रूल है, एक ये रूल है, इनके अलावा कोई भी आपके पास वर्ब हो, आप आंखें बंद करके वहाँ S लगा सकते हैं। देखो, इससे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास TRY, ट्राई एक वर्ब है, Y पे ख़त्म हो रहा है, Y से पहले कोई वॉवल नहीं। अगर कोई वॉवल हो तब आप सिर्फ S लगाएंगे, लेकिन अगर कोई वॉवल ना हो तब आप क्या करेंगे, इस Y को हटाकर मतलब TRIES कर लेंगे। बस सिंपली ये हमारा हो गया। सिंपली जो हम कर रहे थे यहाँ तक हमने आराम सुकून से पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे और मज़ीद इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, मज़ीद सीखेंगे। देखिए, ये तो सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब थे। अब हम आएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फॉर्म ऑफ वर्ब में सर और भी बहुत सारे मसले होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पढ़ ली और हमें सारा समझ आ गया। फॉर्म ऑफ वर्ब में ये भी मसला होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी हम मतलब जिस तरह एड है हम एडिड लगाते हैं, कहीं कहीं पर वो एडिड नहीं होता। मतलब जिस तरह फर्स्ट फॉर्म स्पीक है तो सेकंड स्पोक होता है, कहीं डी लगता है, कहीं ईडी लगता है, कहीं IED लगता है, कहीं
कुछ नहीं लगता, जिस तरह कट 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 है, कोई कहीं पर स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जिस तरह सिट सेट है, कहीं पर बीट बीट बीटन हो जाता है। तो ये क्या मामला है कि हमें समझ नहीं आ रहा। वर्ब की फॉर्म्स अगर है तो सिंपली हम क्यों ना वही सबके साथ डी या ई डी लगाए ख़त्म कर दें। ये इसीलिए कि कुछ वर्ब हमारे पास रेगुलर होते हैं और कुछ इर्रेगुलर होते हैं। सो बात करेंगे रेगुलर की। रेगुलर वो वर्ब होगा जिसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ डी ई डी या आई ई डी लगाए सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वो हमारे पास होगा रेगुलर वर्ब। और जिसके फर्स्ट फॉर्म के साथ डी ई डी या आई ई डी ना लगे, समझो वो इर्रेगुलर वर्ब है और ये सारी फॉर्म फिर इर्रेगुलर कहलाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ब लिखा है, यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ब लिखा है डी आई ई डी और ई डी, तीनों आपने इस्तेमाल करने। देखो क्रिएट एक वर्ब है, क्रिएट का मतलब है तख्लीक करना, और इसके साथ हमने सिर्फ डी लगाया है तो क्या बन गया, क्रिएटेड, मतलब रेगुलर वर्ब फॉर्म है। दूसरा हमने लिखा ऐड, देखो ऐड के साथ मैंने ई डी लगाया है तो एडिड बन गया। और दूसरा ट्राई, तो ट्राई के साथ मैंने आई ई डी लगाकर वाई को हटाकर आई ई डी लगा दिया तो क्या बना, ट्राइड। अब इसी तरह अदर बहुत सारे वर्ब्स होंगे, बहुत सारे वर्ब, जिस तरह अनाउंस, एग्री, एग्रीड, ये सारे हमारे पास वर्ब कहलाते हैं रेगुलर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आखिर में ई हो, जिस तरह क्रिएट में ई है तो आपने सिंपली ई डी लगाना है, अगर ई नहीं है तो आपने फिर ई डी लगाना है, जिस तरह एड है। अगर आपके आखिर में वाई आ रहा है, वाई से पहले कोई वॉवेल नहीं है तो वाई को हटाकर आई ई डी लगाएंगे, जिस तरह रिप्लाई, रिप्लाइड। अगर वाई से पहले वॉवेल है, जिस तरह प्ले, तो फिर क्या हो जाएगा, ई डी लग जाएगा, प्लेड। ये तीन हमारे पास रूल्स से ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में इंशाल्लाह ये हम आपको अगले बहुत जल्दी पूरा का पूरा रेगुलर इर्रेगुलर का पूरा फॉर्म बता देंगे, किस तरह क्या, किस तरह आपने पढ़ना है और कौन कौन सा कहाँ पर किस फॉर्म के साथ कौन सी स्पेलिंग चेंज होती है और कहाँ पर डी लगता है, कहाँ पर ई डी, कहाँ पर आई ई डी लगता है। अब समझना है कि इर्रेगुलर वर्ब देखो सिंपली इन तीन फॉर्म्स के अलावा, इन तीन जिसमें डी ई डी या आई ई डी ना लगे, समझो उनके अलावा जितने सारे हैं वो हमारे पास इर्रेगुलर। जिस तरह गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड गोन है, सी, सॉ, सीन, कट, कट, कट। तो ये सारे टीच, टॉक्स, ये सारे देखिए ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं जब जिसमें डी ई डी या ई डी सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाने में ना लगे। अब यहाँ तक तो समझ आया। इसके बाद हमने समझना है कि असल में किस वर्ब के साथ हमने सेकंड थर्ड फॉर्म लगाना है, किस वर्ब का हमने नहीं लगाना, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। तो आइए अभी आपको मेन जो हमारा आज का मेन जो मकसद है उसके बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी बता दूंगा, ये रेगुलर इरेगुलर, और बहुत आसान भी है और बहुत मतलब इजीली आप समझ जाएंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, मेन हमारा टॉपिक है आज है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब वो वर्ब जो सेंटेंस का सरदार होगा, वो वर्ब जिस पे पूरा सेंटेंस चलेगा, वो वर्ब जो सेंटेंस में प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगा, जिसको आप आसान इंग्लिश में मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब भी आप आराम से इनको कह सकते हैं। एग्जाम्पल है प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, कौन सा होता है। देखो शी रीड्स, ये रीड्स जो है इससे पूरा सेंटेंस स्टैंड करता है। तो ये सेंटेंस जब स्टैंड करता है मतलब मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, रीड्स है। अच्छा, अब हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा, बगैर मेन वर्ब के आपका कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। सो शी रीड्स ए बुक, अब वो एक किताब पढ़ती है। दूसरे देखे वी डू यहाँ पर मेन वर्ब है, आर होमवर्क आगे हमारा ऑब्जेक्ट है। सो वी डू आर होमवर्क। देखो डू मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंस में आया है। मैंने पहले बताया था कि बगैर मेन वर्ब की कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक और मसला है, यू आर ए स्टूडेंट। अब आर बी वर्ब है क्या? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास वर्ब होगा उसमें एक्शन हो या ना हो, बगैर वर्ब के आपको कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। सो आर भी हमारे पास एक मेन वर्ब है। अच्छा सर, हमें टीचर ने बताया था
कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे मेन वर्ब नहीं होते, इसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब बी है, लेकिन मेन वर्ब बी है। मेन वर्ब कब है और हेल्पिंग वर्ब कब है? आइए जहाँ देखें, एक हमारे पास सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे हम आसान इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की सेंटेंस में मेन वर्ब को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करता है। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब। सिंपली अब नीचे हम आएंगे और नीचे पढ़ेंगे। देखिए, अच्छा, तो हम ये पढ़ रहे थे कि ये हमारे पास मेन प्रिंसिपल वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको पहले बता दिए हैं कि शी रीड्स अ बुक, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ये भी मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब कब होगा? ये मेन वर्ब कब होगा? अब आइए आगे देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डू तो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो क्या चक्कर है? तो समझे कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब कब होगा? डू, डज, वॉज, वर, एज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? तो आइए देखिए, जितने भी सारे हमारे पास मॉडल वर्ब है, मतलब कैन, कुड, शुड वगैरह सारे हमारे पास इंग्लिश में मॉडल वर्ब जितने भी सारे हैं उसे इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब कैसे होते हैं ये समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, सेंटेंस में याद रखना, इन सब वर्ब के बाद इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, डिड, हैव, हैज या हैड, ये सेंटेंस में मेन वर्ब बी होंगे और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बी होंगे। समझना तब है कि जब भी इन सब वर्ब्स के बाद, जब भी इन वर्ब्स के बाद कोई भी दूसरा वर्ब लगा हो तो तब ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे और जो अगला वर्ब लगा हो वो मेन वर्ब होगा। अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं है तब ये एज या मेन वर्ब काम करेंगे। इस सेंटेंस में देखें, यू आर, देखिए आर के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये आर यहाँ पर मेन वर्ब की जगह काम कर रहा है। यहाँ डू में देखें, वी डू, डू की बात कोई और वर्ब नहीं है तो इसलिए ये डू क्या कर रहा है? मेन वर्ब की जगह काम कर रहा है। इसका मतलब एक लेक्चरर है और साथ में एक असिस्टेंट लेक्चरर है। जब लेक्चरर नहीं है तो असिस्टेंट लेक्चरर ही काम चलाएगा। तो इसी तरह अगर मेन वर्ब नहीं है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह काम करेगा। अगर मेन वर्ब है तब हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। और ये सारे ये याद रखना, एज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, डिड, हैव, हैज, हैड, यही इनके बाद जब भी दूसरा वर्ब आएगा याद रखना तब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं आया तब ये मेन वर्ब होंगे। मेन वर्ब की एग्जांपल मैंने आपको दी है, अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ सेंटेंस में देखिए, वी आर पहले से मौजूद है लेकिन उसके बाद क्या है? रीडिंग, एक दूसरा वर्ब आया है। तो अब सेंटेंस में आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन सब के बाद अगर दूसरा कोई वर्ब आता है तब ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो देखिए, यहाँ आर के बाद दूसरे वर्ब आया है रीडिंग, तो इसलिए ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। नेक्स्ट एक सेंटेंस में देखें, नेक्स्ट ये सेंटेंस है, दे डू नॉट प्ले गेम्स। अब देखिए, इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर डू तो लगा है लेकिन डू के बाद दूसरा वर्ब बी है। तो जब भी डू, डज, वॉज, वर, एज, एम, आर, हैव, हैज, हैड के बाद कोई दूसरा वर्ब आता हो तब आपने क्या करना है? इनको हेल्पिंग वर्ब बनाना है और जो दूसरा है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब ही हमेशा आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करेंगे। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव में क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब आपको सहारा लेना पड़ता है डू, डज या डिड का। ये आज
हमने वर्ब के बारे में पढ़ लिया। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।